गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। उम्मीद है फ़र्स्ट चैप्टर की जो मैंने वीडियोस भेजी थी वो आपने देख ली होंगी, है ना। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, कि उसके फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस आते हैं। तो देखिए, जैसे हमने उसके स्कोप में या फंक्शंस में पढ़ा था कि फ़र्स्ट फंक्शन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है वो क्या है, रिक्रूटमेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भर्ती, है ना। तो सेकेंड चैप्टर हमारा यही है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आप देखो, रिक्रूटमेंट जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को ढूंढा जाता है। जैसे कि सबसे पहला काम किसी भी कंपनी में अगर कोई काम स्टार्ट करना हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग करने का। कि जब तक मैन पावर उनके पास नहीं होगी तब तक वो काम को नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि कोई भी अकेला पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, उसको काम करवाने पड़ते हैं। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक सूटेबल कैंडिडेट्स को सर्च किया जाता है, जो जैसा कैंडिडेट आपको चाहिए, जो क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, है ना, और जैसा टैलेंट आपको चाहिए वो सर्च किया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो आपकी कंपनी में या आपके बिज़नेस में अप्लाई करें। तो इसी को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, मेन फंक्शन है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में दिया भी हुआ है आपकी बुक में, रिक्रूटमेंट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है टूवर्ड्स द प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है, मैन पावर प्लानिंग से। कि सबसे पहले सपोज़ कोई कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड है, उस कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो हर डिपार्टमेंट से ये पूछता है कि आपको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कोई सीट वैकेंट भी है या नहीं, है ना। अगर वैकेंट है तो कितनी है, मतलब कितनी की रिक्वायरमेंट है। तो इसी को हम कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। यहाँ से शुरू होता है और एंड्स विद प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। कि जब रिक्रूटमेंट हो जाती है तो रिक्रूटमेंट के बाद उनको हम क्या करते हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेस देते हैं, एक सपोज़ उनको स्टेशन देते हैं कि आप यहाँ पर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इंडक्शन मीन्स उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इंडक्शन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट में मैन पावर प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है कि जब हम सर्विसेज जो है वो एम्प्लॉयज़ की जो है वो ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग की जाती है, जिसके बेस पर ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट आर द राइट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जिनकी रिक्वायरमेंट है ना, एंड राइट क्वालिटी ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कि उनके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मतलब किस तरह के एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए। तो ये इसको कहा जाता है, आप देखिए इसका मीनिंग दिया हुआ है कि अंडर दिस प्रोसेस मीन्स रिक्रूटमेंट, अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, एप्लीकेशंस मंगाई जाती हैं फॉर द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैन पावर प्लानिंग हुई और उसमें ये देख लिया कि इतनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और ये उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, ये क्वालिफ़िकेशन उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की जाएंगी एंड एफर्ट्स आर मेड टू सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए फिर क्या की जाएगी, सर्च की जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा एम्प्लॉय हमारे को मिल जाए। तो वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है बाय विच प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ आर लोकेटेड, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढा जाता है एंड दे आर एनकरेज्ड, उनको एनकरेज किया जाता है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। और इसका जो रिक्रूटमेंट का मेन पर्पस है वो क्या है, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग मैन पावर रिसोर्सेज, कि जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना और उनको मेंटेन करके रखना, मतलब कंपनी में वो मेंटेन होके रहें, सेटिस्फाइड रहें, ताकि वो कंपनी को छोड़ कर ना जाएं। सो दैट व्हेन एवर देयर इज़ अ नीड फॉर एडिशनल एम्प्लॉय, ताकि जब एडिशनल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो तो कंपनी कुड डिपेंड अपॉन देम, कंपनी उन पर डिपेंड रह सके या वहाँ से बुला सके। तो इसलिए जो रिक्रूटमेंट है वो क्या है, कैसी प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो कंपनी में अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाए, है ना। उनके सामने इस तरह का इमेज रखना कंपनी का कि वो कंपनी में जो है वो अप्लाई करें और ख़ुद से वो आएँ एप्लीकेशंस लेकर अपनी। आप देखिए डेफिनेशन भी दी हुई है, डेल एस बीच की डेफिनेशन देखो, रिक्रूटमेंट इज़ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज, इसका डेवलपमेंट है और मेंटेनेंस है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ अवेलेबल लेबर अपॉन होम ऑर्गेनाइजेशन कैन ड्रॉ व्हेन इट नीड्स एडिशनल एम्प्लॉयज़, जब उसको एडिशनल एम्प्लॉय की ज़रूरत हो कंपनी को तो वो इन सोर्सेज से, रिक्रूटमेंट के सोर्सेज से एम्प्लॉयज़ को बुला सके, उनको मोटिवेट कर सके।
तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि रिक्रूटमेंट क्या है। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढा जाता है और ढूंढने के साथ साथ उनको लोकेट करने के साथ साथ उनको मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना कि वो कंपनी में अप्लाई करें। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, कि जो रिक्रूटमेंट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जिस पर डिपेंड करती है हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो देखिए सबसे पहला आता है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी का साइज़ ऑब्वियसली बड़ा होगा तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी लंबी होगी, है ना। अगर साइज़ छोटा होगा तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी छोटी होगी, या कंपनी जो है वो अगर साइज़ छोटा है तो अपना जो इंटरनल सोर्सेज हैं वहाँ से भी काम चला सकती है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनल कैंडिडेट्स, कि कंपनी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है। अगर उसकी पॉलिसी ये है कि उनको अगर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने इंटरनल सोर्सेज से ही, इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर ही जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही कह देती है कि आपके रिलेशन में अगर कोई है, आपके आसपास अगर कोई है ना, तो उन पर्सनस को आप जो है वो मोटिवेट कीजिए कि वो कंपनी में आए और इंटरव्यू दें, है ना। और इस तरह से ये भी प्रोसीजर हो सकता है रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग लोकल कैंडिडेट। कई बार कंपनी क्या सोचती है कि बाहर से कैंडिडेट्स को ना बुलाया जाए, बल्कि आसपास के जो लोकल कैंडिडेट है, लोकल एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनको ही मोटिवेट किया जाए। तो अगर कंपनी की ऐसी पॉलिसी है तो फिर जो कंपनी है वो इनको प्रेफर देती है और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हम लोकल एरिया में ही सर्च करते हैं। नेक्स्ट देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन, कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ट्रेड यूनियन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो ट्रेड यूनियन का इफ़ेक्ट उनके ऊपर है और प्रेशर उनके ऊपर है, तो फिर जो इंटरनल कैंडिडेट हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन ये कहती है कि अगर आपको प्रमोशन करनी है तो आप बाहर से ना लगाएं, बल्कि जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनको सीनियरिटी के बेस पर प्रमोट करें। तो इस पर भी डिपेंड करती है हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग रिजर्वेशन, कि कई बार क्या होता है कि सरकार पॉलिसी बना देती है कि कंपनी के अंदर अगर 10 पोस्ट निकलती हैं तो उसमें से 2 पोस्ट एससी की होनी चाहिए, 2 बीसी की होनी चाहिए, एक जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास की होनी चाहिए। तो सरकार की अगर पॉलिसी है तो फिर कंपनी कुछ नहीं कर सकती, कंपनी को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, है ना। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब या अदर जो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस हैं उनके लिए अगर कुछ रिजर्वेशन अगर सरकार कर देती है तो उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन, कि अगर कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो स्मॉल है, जैसे बताया था साइज स्मॉल है, या प्रोडक्शन को वो नहीं बढ़ा रहे, है ना, उसका लेवल उतना ही है जितना रखना है, तो उनको जो एम्प्लॉयज़ चाहिए फिर वो इंटरनल सोर्सेज से अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर उसका एक्सपेंशन करना है बिज़नेस का, तो एक्सपेंशन करने के लिए वो क्या करेगी, इंटरनल सोर्सेज फिर सफिशिएंट नहीं होंगे, फिर उसको एक्सटर्नल सोर्सेज भी यूज़ करने पड़ेंगे रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है वर्किंग कंडीशंस, कि अगर कंपनी की वर्किंग कंडीशन बहुत पुअर है ना, अगर वहाँ पर सपोज़ वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है ना, और हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वहाँ पर अप्लाई करें, वर्किंग कंडीशन को क्या करना होगा, बेटर बनाना होगा। अगर गुड वर्किंग कंडीशंस होगी तो एम्प्लॉयज़ अपने आप ही वहाँ पर जो है वो आएंगे, अप्लाई करने के लिए मोटिवेट होंगे। और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, अगर कंपनी के अंदर आज आपको अपॉइंट किया जाता है और आपके पास प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी हैं, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ही आपको बता दिया जाता है कि इतने टाइम के बाद अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपका सैलरी में इतना इंक्रीमेंट होगा या आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आप जो है वो उसको प्रेफर करोगे, है ना। तो अगर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी है तो जो रिक्रूटमेंट है या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा एनकरेज होंगे किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। अगला सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, अगर एम्प्लॉयज़ को ओनली सैलरी मिलती है, सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उस कंपनी में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, है ना। उनको लगता है कि ओनली सैलरी ही मिलेगी, सैलरी के अलावा जैसे अदर फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं कि आपको सपोज़ हाउसिंग फैसिलिटी मिल गई, कि आपको वहाँ घर दे दिया रहने के लिए, या इंश्योरेंस फैसिलिटी दे दी कि हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा दिया, हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे दी कि आपने अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो आप वहाँ से करा सकते हैं, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है कंपनी का, वहाँ की फैसिलिटी दे दी।
तो अगर इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और हमारी यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, प्रोसेस है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट आता है पर्सनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो कंपनी के अंदर जो पर्सनल पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, मतलब जो पर्सन हैं, जैसे सपोज़ ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस दी जाएगी उन पर्सनस को जो कि शेड्यूल कास्ट के होंगे, जो हैंडीकैप्ड हैं या जो बैकवर्ड क्लास के पर्सन हैं, है ना। तो अगर इस तरह की पॉलिसी बनाई हुई है तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में भी इस तरह की जो है वो इसको ध्यान में रखना होगा और ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी को अफेक्ट करेगी। उसके बाद देखिए इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बहुत अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसका नाम है, तो चाहे वहाँ पर उसको सैलरी कम मिल रही हो एम्प्लॉय को, वो फिर भी वहाँ पर वो ज्वाइन करना चाहेगा, वो अप्लाई करेगा, है ना। कि आज नहीं है तो कल प्रमोशन के चांसेस होंगे, कल सैलरी अच्छी मिलेगी। तो कंपनी की जो अपनी गुडविल है, जो अपनी रेपुटेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है प्रोसीजर वो किस तरह का होगा। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू स्टिमुलेट द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, कि कंपनी की क्या एबिलिटी है मोटिवेट करने की जो एम्प्लॉयज़ हैं। अगर कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं कि वो मैनेजर्स को या जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट कर सकती है, तो हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो उस तरह की होगी। जैसे उनको बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए, हायर वेजेस उनको ऑफ़र की जाएँ, है ना, और अदर बेनिफिट्स उनको ऑफ़र किए जाएँ। तो अगर इस तरह की पॉलिसी है तो हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी के जो प्रेजेंट एम्प्लॉय हैं वो भी रिकमेंड करते हैं, वो बताते हैं कि उनको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है कंपनी के अंदर, हेल्दी एनवायरनमेंट है या नहीं। तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, आने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से भी जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं वो पूछते हैं कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, जो सैलरी दी जाती है उससे वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारा रिक्रूटमेंट को इफेक्टिव बनाता है। और नेक्स्ट ये तो है ही रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रेट अच्छी है ना, जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, उनको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है वो प्रोग्रेस कर रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है ना, कि जो सेल है वो हर साल बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन हर साल बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी में हर कोई आना चाहेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि उसकी सेल लगातार कम होती जा रही है, एम्प्लॉयज़ को बार बार निकाला जा रहा है और फिर लगाया जा रहा है ना, तो इस तरह की जो कंपनी है वो डाउटफुल हो जाती है, जिसकी ग्रोथ रेट कम है, और फिर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ नहीं जाना चाहते। तो ऐसे एंटरप्राइज जिसकी या तो स्टेबल हो रेट ऑफ ग्रोथ, या फिर इंक्रीजिंग हो, कि बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग रेट से, तो फिर इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है और वहाँ पर हमारा जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो भी उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि बताते हैं कि हमारी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से बनाई जाती है।